चलो ठीक है, अब देखते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, अच्छी बात यह है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया है, अभी थोड़ी देर पहले यही बताया मैंने, याद होगा शायद से। ये एक सर्कल ले लिया, ये एक सर्कल ले लिया, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी रेडियस ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे, और इसकी रेडियस यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और जो टेंजेंट होगी, जो टेंजेंट लाइन होगी, वो इसके इसके परपेंडिकुलर आएगी, है ना, और दूसरी जो टेंजेंट आएगी वो इसके परपेंडिकुलर आएगी। तो जो एंगल इनके साथ बनने वाला है दो रेडियस में, है ना, ये R1 R2 है, ये सेंटर C1 ले लो, ये सेंटर C2 ले लो, तो ये जो R1 और ये R2 है, इनके बीच में जो एंगल बनने वाला है वही एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा, किसके, लाइन के बीच में, ठीक है। ये देखने में ऐसा लग नहीं रहा होगा लेकिन ऐसा ही बनेगा। मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, इसको मैं लिखूंगा एंगल ऑफ टेंजेंट ऑफ टू सर्कल। मतलब अगर हम लिखे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, मतलब वो एंगल ऑफ टेंजेंट ऑफ टू सर्कल, वो दोनों के, और उसी को मैं लिखूंगा एंगल ऑफ एंगल बिटवीन, बोल सकते हैं एंगल ऑफ बिटवीन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल, या एंगल ऑफ बिटवीन रेडियस ऑफ टू सर्कल, वही दो सर्कल के, जो R1 R2 होगा, और ये C1 C2 है ना। मतलब यहाँ पे देख के थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि तुमको लग रहा होगा ये टेंजेंट के बीच का एंगल तो ज्यादा बड़ा हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्चुअल में उतने अच्छे से सही बनाया नहीं है, टेंजेंट सही नहीं बनाया और लेंथ सही नहीं बनाया, ठीक है। अगर तुमको इसको और अच्छे से क्लियर समझना है, मैं थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये दिमाग में भरेगा नहीं तो फिर गड़बड़ होता है। मैं थोड़ा सा डायग्राम को इसको इधर पहुंचा देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अब इसकी जो रेडियस होगी, अब इसकी रेडियस कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे, ये रेडियस लेते हैं, और इसकी रेडियस ये होगी, है ना। अब इसके हिसाब से पर्टिकुलर जो टेंजेंट आएगी वो कुछ ऐसी जाएगी। अच्छा, दूसरे कलर से ले लेते हैं इसको, ब्लैक से ले लेते हैं। इसकी जो टेंजेंट जाएगी वो ऐसे जाएगी, लग भी रही है थोड़ी टेंजेंट, है ना, थोड़ा ऐसा ले लेते हैं, है ना, थोड़ा और ऐसा, ठीक है, ये टेंजेंट लग रही है। दूसरी टेंजेंट ले लेते हैं इसके साथ, इसके लिए समझ रहे हो, ये दोनों की टेंजेंट होगी, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब तुमको लग रहा होगा कि यहाँ पे अभी भी तो वही केस है, एंगल वही बन रहे हैं, पर वैसा नहीं है। अगर तुम ये वाला एंगल लेते हो इसके बीच का थीटा, तो वही सेम एंगल यहाँ पे बन रहा है, समझ रहे हो। और इस लाइन को मैं अगर आगे बढ़ाता और इस लाइन को आगे बढ़ाता, तो ये जो एंगल बनता वो ये वाला एंगल बनता। बात समझ में आई। तो जो एंगल टेंजेंट के बीच में बन रहा होगा वही, मतलब ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ये थीटा होगा। मैंने वो अलग से डायग्राम से बता दिया है। तो अब एंगल बिटवीन रेडियस ऑफ टू सर्कल अगर देखना है, तो उसमें वाला फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा C1, ये C2, और ये C1 C2 है। तो ये एंगल बन रहा है ना, ये तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा R2 है, तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो हमारा cos थीटा का फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 अपॉन, क्या था, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, तो सामने वाला कितना है, C1 C2, इसका होल स्क्वायर, और 2R1 R2 यहाँ पे आएगा।
तो ये फॉर्मूला लगेगा एंगल बिटवीन टू लाइन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, याद है? ये समझ में आया क्या बताओ? अगर ये डायग्राम नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो ये फॉर्मूला अभी हमने दूसरी बार फिर से देखा है। चलो बहुत अच्छी बात है। अविनाश समझ में आया कि नहीं बताओ? अमन को समझ में आ गया, सम्यक को आ गया, अविनाश आया समझ में थोड़ा बहुत? कम से कम ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, क्या लिखा है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, मतलब दो सर्कल का जो इंटरसेक्शन होगा तो उनके बीच में एंगल कितना बना है, तो वो तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम फिर से दोबारा देख रहे ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन, ऑर्थोगोनल सर्कल अभी देखा था उसको फिर से देख रहे हैं, ऑर्थोगोनल सर्कल। तो इसमें क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। इसका मतलब r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू c1 c2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 0 होगा तो इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो 0 हो गया, और ये इक्वल टू 0 आएगा तो यही कंडीशन आएगी, है ना? पाइथागोरस बन जाएगा ना, तो यही कंडीशन आएगी। अब देखो, तुम्हारा एक सर्कल हो सकता है, ये सर्कल हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2g1x 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये दूसरा सर्कल हो सकता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमको देखो इसमें करना क्या होगा, r1 निकालना पड़ेगा, r2 निकालना पड़ेगा और c1 c2 निकालना पड़ेगा, है ना? तो उससे बढ़िया वो निकालने के प्लेस पे हम वही फॉर्मूला बना देते हैं इन्हीं के फॉर्म में, g1 g2 c1 c2 इनके फॉर्म में ही फॉर्मूला बना देते हैं। तो ये देखो, ये है माइनस g1 और ये माइनस f1, और ये जो दूसरा है तुम्हारा c2, ये माइनस g2 और माइनस f2 है। तो इसके हिसाब से हमने पहले भी देख लिया है कि r1 क्या आता है, r1 आएगा g1 का स्क्वायर f1 का स्क्वायर माइनस c1, और r2 क्या आएगा, g2 का स्क्वायर g2 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर माइनस c2। तो यहाँ पे r1 की वैल्यू क्या रखोगे, r1 स्क्वायर की जगह पे रखोगे g1 का स्क्वायर f1 का स्क्वायर माइनस c1 प्लस, क्योंकि स्क्वायर है ना तो अंडर रूट हट जाएगा, और r1 का स्क्वायर कितना है, g2 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर माइनस c2, और c1 c2 क्या है, ये कैपिटल c1 c2 है, ये वाला स्मॉल c1 c2 मत समझना, इसको कुछ और ले लो ज्यादा है तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, इसके बीच का डिस्टेंस आएगा g2 माइनस g1 का होल स्क्वायर प्लस f2 माइनस f1 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है क्या, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यही आएगा, g2 माइनस g1 का होल स्क्वायर f2 माइनस f1 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो? फॉर्मूला पता है कि नहीं तुमको, P अगर x1 y1 है और यहाँ पे Q है x2 y2, तो PQ का जो डिस्टेंस आता है वो अंडर रूट में आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। माइनस को इग्नोर कर दो क्योंकि तुम होल स्क्वायर लिख रहे हो, है ना? तो एक पे माइनस लगेगा तो दूसरा प्लस होना ही होना है, ठीक है? और अंडर रूट लगा PQ का, मतलब C1 C2 का अंडर रूट लगना था, लेकिन उसका स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट हट गया, ठीक है? अब इसकी वैल्यू देखते हैं। तो g1 का स्क्वायर, g2 का स्क्वायर, f1 का स्क्वायर, f2 का स्क्वायर माइनस c1 माइनस c2, सॉरी माइनस c1 और माइनस c2, और ये कितना आएगा, ये g2 का स्क्वायर, g1 का स्क्वायर माइनस 2g1 g2 प्लस f2 का स्क्वायर, f1 का स्क्वायर माइनस 2f1 f2। सही है? मुझे बीच बीच में बताते रहो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। g1 का स्क्वायर g2 का स्क्वायर, g1 का स्क्वायर g2 का स्क्वायर कैंसिल, बस हाथ भी ऊपर किया तो मैं समझ जाऊंगा। f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर, f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर, ये जो माइनस g1 g2 और माइनस f1 f2 है उसको उधर लेके आओ, ठीक है? और c1 c2 को उधर लेके आओ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, 2g1 g2, मतलब ये माइनस g1 g2 को उस साइड लेके गए और माइनस 2f1 f2 को उधर लेके गए, और इक्वल टू क्या आ गया, c1 प्लस c2। ये हमारा कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल बन गया, यही कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल बन गया। अब जिस तरीके से हमने इसको पूरा डिराइव करके समझा है, ये फॉर्मूला याद रह सकता है?
और नहीं याद रहा तो ये हमारा फॉर्मूला तो है ही जिंदाबाद, ये तो हमको पता ही है ना। बस उसमें क्या है, R1 R2 निकालना नहीं पड़ता। R1 तुमको अगर लगता है कि ये फॉर्मूला ज्यादा इजी है तो ऐसा कर लो, अगर तुमको ये याद रख सकते हो तो ये याद रखो। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये भी है और ये भी है। अगर सर्कल अच्छे से करना होगा या अगर तुमको लग रहा है कि डाउट हो रहा है कुछ, तो मैंने सर्कल के पूरे वीडियो ऐसे बना दिए। आज मैं मतलब उसको बस ऐड करने का रह गया हूँ, मतलब प्ले जो उसकी क्या बोलना चाहिए, उसको प्ले लिस्ट में मैंने ऐड नहीं किया है उसको। तो मैं अभी अभी जस्ट क्लास के बाद प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा उसको, ठीक है। उसके बाद तुम एक बार देख लेना वो बाकी सर्कल के वीडियो भी, ठीक है। मतलब आज लगभग कंप्लीट हो जाएगा, कल तो समझ लो पूरा कंप्लीट हो जाएगा सर्कल, ठीक है। उसके बाद हम पैराबोला पढ़ेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, कम से कम सर्कल में नहीं थे पूरे टाइम, पूरी क्लास नहीं किए तो पैराबोला से रहना, ये बड़ा जरूरी रहेगा पैराबोला से रहना, क्योंकि पैराबोला की क्लास एक भी मत करना। बस क्लास में रहना, कम से कम कुछ भी हो जाए तुम क्लास अटेंड कर लेना। नोट्स बनाने का अगर हो जाएगा तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब क्लास अटेंड करके नोट्स बना लिया, इतना भी काफी। प्रैक्टिस नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है। कम से कम क्लास अटेंड करना और उसका नोट्स बना लेना, ठीक है। प्रैक्टिस अगर करते हो, क्वेश्चन लगाते हो, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मतलब फिर तुमको दोबारा फिर उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्लास भी अटेंड नहीं करोगे ना, कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल शाम की जो क्लास रहेगी कल से स्टार्ट हो जाएगा शायद से, क्योंकि अभी सर्कल थोड़ा सा बचा हुआ है। मतलब स्टार्टिंग की या तो कल से पैराबोला स्टार्ट हो जाएगा, या थोड़ा सा 20 मिनट का सर्कल करने के बाद फिर पैराबोला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी सर्कल छोड़ के भाग जाओगे कि कल करेंगे डायरेक्ट, ऐसा मत करना, ठीक है। नोट कर लिया ये सब। क्योंकि अभी आधा घंटा है, आधा घंटे में शायद सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अमन नोट किया? इसके क्वेश्चन कराने की जरूरत पड़ेगी क्या? एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल दिया रहेगा, उसका एंगल निकालना है, तो तुमको फॉर्मूला पता है, कर लोगे। अभी हमने थोड़े बहुत ऐसे ही किए हुए हैं, है ना। तो इसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम लोग खुद से लगा लेना, अगर लगेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब थोड़े से डाउट देख लेते हैं, जो डाउट थे उनको देख लेते हैं, फिर हम लोग चालू करेंगे रेडिकल एक्सिस, ठीक है। या मैं, चलो पहले डाउट देख लेते हैं, उसके बाद फिर रेडिकल एक्सिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो कर लो, 10 सेकंड बाद में इसको क्लियर कर दूंगा अगर नोट नहीं किया है तो। चलो ठीक है, अब डाउट देख लेते हैं। दो तीन डाउट है, छोटे छोटे डाउट है, ठीक है। इससे मतलब हेल्प भी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन है,
एक सर्कल है जिसकी रेडियस तुम्हारी 2 है, ठीक है, टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। इफ सर्कल make a complete rotation on the x-axis, ठीक है, along positive direction, ठीक है, positive direction of x-axis, ठीक है, then the equation of the new position, ठीक है। अब एक क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझना है। ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। चाहो तो y एक्सिस को थोड़ा और इधर ला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटू सा सर्कल बना लेते हैं जो x एक्सिस y एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, और उसकी रेडियस है 2। तो ये सर्कल जो है ये एक्सिस और y एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। तो इसकी रेडियस है 2। अगर इसकी रेडियस 2 है तो ये डिस्टेंस 2 होगा और ये डिस्टेंस 2 होगा, तो सेंटर आ जाएगा 2 2 और रेडियस 2 है। तो इसकी इक्वेशन बता सकते हैं हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हो गया x। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही रखते हैं, क्या प्रॉब्लम है, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है, मतलब ये व्हील की तरह सोचो, ये किसी का व्हील है और ये रोटेट कर रहा है इधर साइड में टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इधर रोटेट कर रहा है। तो ये जब रोटेट करेगा तो मैं ऐसे कुछ इसमें निशान बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ ए, यहाँ पे लेता हूँ बी और यहाँ पे लेता हूँ सी और ये पॉइंट को लेते हैं डी, ठीक है। एक कंडीशन आएगी, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ठीक है, एकदम फिक्स वाला सर्कल है। ये रोटेट भी होगा तो सबसे पहले सोचो ये रोटेट होगा, यहाँ पे ऐसे रोटेट हो जाएगा, है ना, इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, मतलब ये रोटेट होके यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, जो तुम्हारा ए पॉइंट था वो उस रोटेशन में कहां पे आ जाएगा। अब जो ए पॉइंट था अगर ये रोटेट होगा तो ए पॉइंट यहां आ गया, बी पॉइंट यहां आ गया, सी पॉइंट यहां आ गया और डी यहां पे पहुंच जाएगा। थोड़ा सा रोटेट हुआ है, फिर ऐसे ही रोटेट होगा दूसरी बार, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, ये हमने बहुत सारे सर्कल ले लिए, सेम लेंथ वाले 4 सर्कल ले लिए, है ना। तो मैंने एक को रोटेट कर दिया, यहाँ पे पहुंचा दिया, फिर वो और थोड़ा सा रोटेट होगा, यहाँ पहुंचे, और फिर और थोड़ा सा रोटेट होके यहाँ पहुंचेगा, है ना, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रोटेट हो। तो एट लास्ट जब वो रोटेट हो जाएगा पूरा कंप्लीट, तो देखो अभी जो तीसरा वाला सर्कल है इस वाले में यहाँ पे क्या आएगा, ये बी रोटेट होके यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे डी रहेगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर रोटेट होगा लास्ट में, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए पहुंच गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा और रोटेट होगा तो यहाँ बी पहुंच जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ सी पहुंच जाएगा, है ना, यहाँ पे डी पहुंचेगा और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी पहुंचेगा, फिर और रोटेट हो जाएगा एक बार फाइनल में जो पहुंचेगा, ठीक है। तो उस रोटेशन को हम यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पहुंचेगा, ठीक है।
तो इस वाली पोजीशन में क्या होगा, अब यहाँ पे डी आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो ये कंप्लीट एक रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट रोटेशन होने से होगा क्या, कंप्लीट रोटेशन होने से ये मैं 3 वाले जो है बीच के हटा देता हूं। तो ये जब कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस होगा ये 2 पाई आर होगा, होगा कि नहीं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 है और ये पूरा डिस्टेंस 2 पाई आर होगा, क्योंकि ये सरकमफेरेंस घूम रहा है ना। यहां देखो ए पहुंचा, बी पहुंचा, सी पहुंचा, डी पहुंचा, तो डी से डी तक पहुंच गया, तो एक सरकमफेरेंस कंप्लीट हो गया। तो 2 पाई आर मतलब कि 4 पाई, क्योंकि आर की वैल्यू 2 है। तो यहां पे जो सेंटर बनेगा, अभी भी देखो सेम सेंटर घुमा था, तो सेंटर तो तुम्हारा मतलब रेडियस तो 2 ही रहेगी, लेकिन सेंटर में क्या होगा, सेंटर में एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा कितना आएगा, वो डिपेंड करेगा कि ये लेंथ कितनी है। तो ये 2 + 4 पाई है, यहां से यहां तक की लेंथ, तो ये 2 + 4 पाई, और y कोऑर्डिनेट तुम्हारा अभी भी 2 ही रहेगा और रेडियस 2 है। तो जो न्यू पोजीशन की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो क्या हो जाएगी, x - 2 - 4 पाई इसका होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, रेडियस अभी भी 2 का स्क्वायर। ये तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी। बोलो समझ में आया क्या? वेरी गुड, चलो अच्छी बात, समझ में आ गया। बाकी लोगों को समझ में आया? मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बता दिया है, लेकिन मैं चाहता था कि अच्छे से क्लियर समझ में आए। ठीक है, अमन को भी समझ में आ गया। अविनाश, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट मत करना, स्क्रीनशॉट ले लो। आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं तुरंत, 10 सेकेंड, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो हटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द इमेज ऑफ द सर्कल x² + y² + 16x - 24y + 183 = 0 in the line, in the line mirror 4x + 7y + 13 = 0 is। 4 ऑप्शन दिए होंगे, हमको ऑप्शन से मतलब नहीं है, हमको तो मीन्स निकालना है। ऑप्शन से कुछ हेल्प मिलेगी वैसे, लेकिन छोड़ देते हैं हम। ठीक है, तो देखो क्या करना है, यहां पे हम एक सर्कल ले लेते हैं, ये एक सर्कल हो गया। ठीक है, इसका सेंटर भी लेना पड़ेगा। फोर ईयर लगता है, किसी को 2 ईयर लगता है, कोई 1 ईयर में करता है, ठीक है, कोई 6 मंथ में कर लेगा। डिपेंड करेगा कि तुम्हारी तैयारी करने का तरीका क्या है, कैसे कर रहे हो, तुम्हारी कैपेसिटी कितना है, ये सब लगता है। किसी का इतने में भी कुछ नहीं हो पाता है, किसी का इतने में हो जाता है। सम्यक, मेरा मानना है कि तुम अभी पूरा फोकस मेंस में करो। मैं तो मतलब तुमको लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी सोच को छोटा कर रहा हूँ, लेकिन रीजन ये है कि फोकस मेंस पे करो, मेंस की 100% तैयारी करो। मेंस मतलब 100% कर दो। मैं इतना बता सकता हूँ कि तुमने अगर मेंस 100% किया, जैसे मैथ्स का सोच लो कि तुमको 100 में 100 लाना है, 100 आउट ऑफ 100 लाना है। केमिस्ट्री में भी ऐसी सोचो, मतलब पूरा 100% लगा दो कि मेंस हमारा कंप्लीट होना चाहिए। तुमने अगर मेंस 100% मान के कर लिया, जितनी तैयारी करना है कर लिया, तुम्हारा एडवांस निकलेगा ही निकलेगा। तुमको एडवांस की तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी में पूरी मेंस एडवांस सबकी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बस तुमको 41 ईयर जो है बुक,
जो मैंने तुमको पहले ही बताया था, शायद लाके भी रखे हो तुमने, इसको कंप्लीट करो। इसको कंप्लीट करना सबसे पहला स्टेप है, एडवांस की तैयारी करना है तो इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये मेंस की तैयारी के टाइम पे करते हो तो मेंस में बड़ा काम आएगा। अगर तुमने 41 ईयर कंप्लीट कर लिया है तो तुम्हारा जेई में इसी से तुम्हारा 60% काम हो जाएगा। 60%, 70% बोलो, कुछ कम नहीं होगा। 100% भी बोलेंगे तो चलेगा एक बार में, क्योंकि 41 साल में जो एडवांस में पेपर आए होंगे, क्वेश्चंस आए होंगे, वो क्वेश्चन जेई में पक्का रिपीट करता है। तुमको पता है जेई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसी कॉन्सेप्ट पे पीईटी, जो जैसे पीईटी होता है तुम्हारा, एमपी बोर्ड का पीईटी होता है, महाराष्ट्र बोर्ड में सीईटी होता है, ठीक है, कर्नाटका में सीईटी होता है, ठीक है, पहले होता था ना पीईटी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, और ये होता है कंबाइंड इंजीनियरिंग टेस्ट। तो जेई के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन इसमें मिलते थे। मैंने तैयारी कराया, बच्चों के मार्क्स भी बड़े सही आए हैं। तो ये फॉलो करते अपनी से बड़ी वाली एग्जाम को फॉलो करते हैं, प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को मिला के जेई में पेपर डाल देगा, क्वेश्चन डाल देगा। तुमने 41 कंप्लीट कर लिया मतलब तुम्हारा जेई कंप्लीट हो गया। जो अच्छे क्वेश्चन बनने वाले, जेई के जो टफ क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो क्वेश्चन तुमको एडवांस की बुक कंप्लीट करने से मिल जाएंगे। तो तुम्हारे इजी वाले तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो हम क्वेश्चन करेंगे जेई के, उससे तुम्हारे जेई के इजी और मीडियम टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, टफ क्वेश्चन तुम्हारे एडवांस की बुक से हो जाएंगे। तो इससे तुम्हारा 50-60% एडवांस भी हो जाएगा और मेंस की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। टाइम कितना लगता है ये नहीं है, तुमको कितना करना है और तुम कर पाओगे या नहीं तुम्हारे टाइम पर, वो मेन चीज है ना। तुमको जितना टाइम मिला है उतने टाइम में तुम कर पाते हो या नहीं, जो जो तुमने टारगेट बनाया है। मतलब 41 ईयर कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट कर दो, तुम्हारा मेंस 100% निकलेगा, मैं गारंटी देता हूं। पर कैसे कंप्लीट करना है ये बड़ा मायने रखता है। मतलब तुमने एक क्वेश्चन लगाया है, वो खुद से लगाया है या सॉल्यूशन देखा है, और सॉल्यूशन देख के भी तुमने सोच लिया कि समझ में आ गया लेकिन एक्चुअल में आया है नहीं, वो भी एक अलग मैटर है। तो अगर तुमने 41 ईयर के क्वेश्चन खुद से लगा लिए, पूरे खुद से लगा लिए, अगर नहीं बने तो तुमने ऐसे सॉल्यूशन समझा है कि दोबारा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी कॉन्सेप्ट का तो बनना ही बनना है। अगर ऐसे तैयारी किया है, मतलब एक एक क्वेश्चन को 5 मिनट 7 मिनट देके 10 मिनट देके तुमने तैयार किया है, कि मतलब वो बनेगा ही बनेगा। मतलब अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए उस टाइप का तो बनेगा ही बनेगा, ऐसी तैयारी की है। तो मतलब ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट देना ही है, तुम 2 मिनट या 3 मिनट दो, अच्छे से दो, 100% देके उस क्वेश्चन को समझो और उसका पूरा कॉन्सेप्ट पकड़ लो कि क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी, क्या ट्रिक लगाना था, कैसे उस क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। ये समझ लिया तो तुम्हारा काम हो गया। और प्रीवियस ईयर का तो लगाना ही है, मैं वो करवाऊंगा ही। 41 ईयर मैं क्यों नहीं करवा सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ही ज्यादा, उतना टाइम नहीं है। अगर तुम्हारे पास पूरा 2 साल होता तो मैं 41 ईयर करवाता हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट को 40 ईयर, 39 ईयर, 38 ईयर, जब तक ये चलता था मैं करवाता था हर चैप्टर के साथ, क्योंकि 30-40 क्वेश्चन होते, कराने में दिक्कत नहीं होती है। पर अभी उसको पूरा नहीं करवा सकते। यार तुम मेरा फोकस बर्बाद कर देते हो, अलग अलग भगा देते हो। चलो हम आते हैं, हमको इमेज ऑफ सर्कल देखना है। ये सर्कल है तो इसका सेंटर बता सकते हैं क्या आएगा। ये सर्कल है तो सेंटर आएगा -8 और 12, है ना। तुमको पता है ना, इसका हाफ करना है उसमें माइनस लगाना है। 16, एक्स का कोफिशिएंट 16 का हाफ किया 8 आया, 8 में माइनस लगाया। वाई का कोफिशिएंट का हाफ किया तो -12, उसमें माइनस लगाया तो +12 आया। ये सेंटर है। ये जो लाइन है ये कहीं ना कहीं से तो गई होगी, हम ले लेते हैं कि यहां से लाइन गई है, मान लिया, ठीक है। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, 4x + 7y + 13 = 0। हमको क्या करना है, हमको इमेज ऑफ सर्कल निकालना है, इसी सेम सर्कल की इमेज निकालना है। ठीक है, ये एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। अगर सर्कल की तुम इमेज बना रहे हो तो वो एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम होगा। उसकी जो इमेज, सर्कल की इमेज बनेगी तो उसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम होना है ना। तो रेडियस हम इसी की उठा लेंगे। बस प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है, प्रॉब्लम आएगी सेंटर में। हमको सिर्फ सेंटर पता करना है। देखो ये ज्यादा दूर हो गया, इतने पास रहेगा, है ना, लग रहा है ना, ये इमेज लग रही है नहीं, ये बिल्कुल इमेज लग रही है नहीं इसकी।
है ना, इमेज लग रही है। अब अगर इमेज होगी तो ध्यान देना, यहाँ ध्यान से समझेंगे, इसका जो सेंटर है मैं उसका अगर परपेंडिकुलर लेता हूं तो इसका सेंटर और इसका सेंटर, देखो ये जो डिस्टेंस होगा, अगर ये x डिस्टेंस है तो ये भी x डिस्टेंस होगा। यहाँ का जो पॉइंट होगा इसका अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो ये पॉइंट एकदम y डिस्टेंस पे होगा सब कुछ। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जितना इसका होगा, किसका, सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, इस पॉइंट को लेता हूँ m, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो लाइन तुम ज्वाइन करोगे, इसको C1 ले लो, इसको C2 ले लो, तो ये दोनों एकदम परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पे, मतलब इन दोनों का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आएगा, आएगा। इसका मतलब अगर तुमने इस पॉइंट का मिरर इमेज निकाल दिया इसके रिस्पेक्ट में, तो वो मिरर इमेज यहां पे मिलेगा, मिलेगा या नहीं। अब ये मुझे बताओ कि ये तुम्हारी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहां पे तुम्हारा पॉइंट है p x1 y1, इसकी मिरर इमेज लेना है। पॉइंट आ रहा है q, जिसको मैं x डेस और y डेस बोल रहा हूं, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं। इसका क्या होता है, इमेज मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है ना, pm और mq सेम होता है। तो हमको q निकालना है, ये हमको गिवन होगा, ये गिवन होगा, तो क्या था, इमेज ऑफ पॉइंट p x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने बताया हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूं, फॉर्मूला था x डेस माइनस x1 अपॉन a, y डेस माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू -2 ax1 by1 प्लस c, और मॉड नहीं लग रहा है, सिर्फ ब्रैकेट है, और अपॉन में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें अंडरवुड नहीं लगता, ये डिस्टेंस जैसा फॉर्मूला ना। ये फॉर्मूला मैंने बताया या नहीं, बता दो। मैंने ये फॉर्मूला तुमको प्लेन के टाइम पे ही बताया, मैंने बोला था कि उसमें जेड एस माइनस जेड आएगा, समझ गए। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करोगे, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग x और y, तो यहाँ पे लिखोगे x माइनस x1 मतलब -8 मतलब +8 हो जाएगा, अपॉन में ये वाला 4 इक्वल टू y माइनस ये लोगे 12 अपॉन y का कोफिशिएंट कितना है 7 इक्वल टू -2 लगाओगे, फिर लिखोगे 4, x की जगह पे -8 आएगा, प्लस y, सॉरी y नहीं 7 y की जगह पे 12 आएगा, और प्लस c की वैल्यू है 13, है ना ये पूरा, और अपॉन में क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। मुझे बताओ ये समझ में आया, इसको देख के ये लिख सकते हैं, समझ में आया या नहीं। हाँ, बाकी लोगों को ठीक है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो पहले देख लो क्या क्या आ रहा है, x प्लस 8 अपॉन 4 y माइनस 12 अपॉन 7 इक्वल टू, ये कितना बन रहा है उसको देख लो पहले, बहुत सारी बड़ी सी वैल्यू है, बस ये पॉइंट निकल गया है ना, इसको चाहो तो x1 y1 जो भी लो, पॉइंट निकल गया, रेडियस तो वही होगी, रेडियस निकाल लो इसका, r की रेडियस कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस कितना आएगा 183, तो r कितना आ रहा है देख लेते हैं, 64 प्लस 144 माइनस 8 133, कितना बचा है 802 208 होगा ना 183, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 25, मतलब 5 आ जाएगा, तो इसकी रेडियस भी 5 हो जाएगी। और बस सेंटर निकालना, सेंटर यहां से निकल जाएगा, तो -2 का मल्टीप्लाई देखो ये कितना होगा -32 माइनस, अरे बहुत बड़ा नंबर है यार, देखो कितना आता है, निकालो इसकी वैल्यू। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इससे x और y निकल जाएगा, है ना। मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्या,
शुरू के ही क्वेश्चन में से होगा ये। कौन से पेज नंबर पे दिया है सम्यक? हाँ मिल गया, ठीक है। ये आता है तुम्हारा -130 अपॉन 65। देखो 16 और ये 14 है, हाँ 65 हो रहा है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है 65, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा -2, एक्चुअल में ये बनेगा -2 है ना, 65 का डबल होता है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको -16 + 8, मतलब x की वैल्यू आ गई -8, है ना। y की वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं, तो ये 7 - 14 होगा +12, तो इसका मतलब y की वैल्यू -2। तो ये C2 हमको मिल गया -8 और -2, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x + 8 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 5 का स्क्वायर। ये इक्वेशन आ जाएगी। समझ गए? बोलो समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला याद रखना, ये कई बार यूज होते रहेगा। सोचो ये किसमें काम आता है, ये फॉर्मूला तुम्हारा इमेज ऑफ स्ट्रेट लाइन का था, इमेज वाला पॉइंट। और स्ट्रेट लाइन के अलावा इसमें z' - z1/c आ जाता, और यहाँ पे किसकी इक्वेशन लिखते हैं, प्लेन की। तो ये किसके काम में आता, प्लेन का भी, प्लेन में भी पॉइंट का मिरर इमेज निकालने के काम आता है। इमेज ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, उसके भी काम में आता है, सेम टाइप का फॉर्मूला है। बहुत सारी चीजें रिलेट करके बताया हूं, और आधी से ज्यादा चीजें रिवाइज भी करते जाऊंगा। इसलिए मैं बोलता हूँ क्लास अटेंड करके रखो, पिछली चीजें भी रिवाइज होते रहती है। क्लास अटेंड करते रहोगे तो तुम्हारा पिछला भी बीच बीच में रिवाइज होते रहेगा, आगे भी बढ़ते रहेंगे, पिछला भी रिवाइज होते रहेगा। ठीक है, समझ गए? नोट कर लिया? नोट कर लो, 2 मिनट बाद फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा। दस सेकंड में इसको नोट कर लो। 10 सेकंड दे रहा हूं, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। और कभी जब स्क्रीनशॉट लेते हो ना, बाद में नोट कर लिया करो। जैसे अभी कोई अगर मतलब लिख नहीं पा रहा है, पेन नहीं है किसी के पास, बुक नहीं है, पेन नहीं है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो हर बार, समझते रहो, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लो। घर पे जाके अगर बाहर हो तो घर पे जाके इसको नोट करो। टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन काम करना जरूरी है, नोट बनाना जरूरी है। चलो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। शायद एक और क्वेश्चन बचा है, उसको देखते हैं, ठीक है। रिज्वाइन करना है सभी को, ठीक है, रिज्वाइन करो, ठीक है। 10-15 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। सभी लोग रिज्वाइन करो।